इक्विलिब्रियम। कुछ एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देखो, मान लो मेरे पास एक बॉक्स है, एक बॉक्स है ना, अलमेरा है, ये दीवार है, कुछ भी मान सकते हो, एक बॉक्स है। आपने इधर से इसमें एक फोर्स लगाया, ठीक है, और आपने इधर से भी एक फोर्स लगाया। इसको हम फोर्स से भी जोड़ सकते हैं। दो तरह के फोर्स होते हैं, एक बैलेंस फोर्स होता है, एक अनबैलेंस फोर्स होता है। अगर मैं इस टेबल पे धक्का मारूं और ये खिसके नहीं, मतलब ये बैलेंस फोर्स है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से ये रुकी हुई है। और फ्रिक्शन किस पे काम करता है? वजन पे काम करता है। जैसे दीवार में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लगा हुआ है, मैं कितनी भी ताकत लगा लूं ना, ये गिर नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या है कि आप कितना भी फोर्स लगाओ, दो फोर्स लग रहे हैं। देखो, दीवार ने एक अपने आप को रोकने के लिए फोर्स लगाया, एक मैं लगा रहा हूं, लेकिन ये दीवार टस से मस नहीं हो रही है। मतलब ये कहां है? इक्विलिब्रियम पर है, अपनी जगह पर। तो इसको भी हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे, पर ये इसमें क्या है, कोई घुमा फिरी नहीं हो रही है, बदलाव नहीं हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। समझ में आ गई बात? तो इक्विलिब्रियम कितने टाइप का होता है? दो तरह का होता है। एक होता है स्टैटिक, जिसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है। कोई भी फिजिकल चीज को, अपने घर में बड़ा सामान छोटा सामान रखा है, तो आप अप्लाई करके देख सकते हो फोर्स की ये स्टैटिक है या नहीं है। दूसरा जो हमारे काम का है वो देखिए, मान लो काम का क्या है कि आपने एक कंटेनर लिया, एक पानी की टंकी है, और इस पानी की टंकी में आप क्या कर रहे हो बच्चों? ऊपर से पानी डाल रहे हो, ठीक है, और यहां एक छेद हुआ है या फिर नीचे सप्लाई हुई हुई है, तो यहां से अब पानी इसमें डाले जा रहे हो, और यहां से ये पानी लगातार निकलता जा रहा है। अब इसमें दो तीन कंडीशन आएंगी। अगर ऊपर वाला पानी ज्यादा है, निकलने वाला कम है, तो ये ओवरफ्लो करके फैल जाएगी। और अगर ये ज्यादा है और वो कम है, तो वो तो पीछे पड़ जाएगा, बेचारा रह जाएगा। लेकिन एक कंडीशन ये है कि इस पानी को एंटर करने का और इसको एग्जिट करने का स्पीड अगर अलग है, अमाउंट अलग, सॉरी सेम है, तो इसमें क्या होगा? ये पानी की टंकी का लेवल हमेशा यही बना रहेगा। हाँ के ना? तो इसमें लेकिन क्या है, लगातार देखो पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नीचे से यहां जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको हम? तो ये होगा हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और ये चीज नोट कर लो आप कि जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है उसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। देख लो, डायनेमिक हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम। और इसको हम दो हेड में पढ़ेंगे, एक केमिकल के नाम से और एक आयनिक के नाम से पढ़ेंगे। आधा चैप्टर केमिकल के नाम से पढ़ा जाएगा जो शुरुआती है, और आधा जो है वो डायनेमिक के नाम से आयनिक के नाम से पढ़ा जाएगा। फर्क केवल इतना सा है कि जहां आयनिक रिएक्शंस का इन्वॉल्वमेंट होगा वहां इसका नाम क्या रख देंगे हम? आयनिक। बस इतना सा फर्क है और ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है? ठीक है, अब पहले आजा, अब देखो भाई, अभी हमने ये पढ़ के आए, प्रोसेस कितने तरह के थे? दो तरह के थे, एक रिवर्सिबल और एक, मतलब क्या है, रिएक्शन दो तरह की होती है, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। पहले हम बात करते हैं इरिवर्सिबल की। किसकी बात करते हैं हम? इरिवर्सिबल। और दूसरी हम बात करते हैं रिवर्सिबल की। देखो, इन बातों को लेकर आप एडिक्यूट हो जाओ। पहले हमको चेक करना है कि जो हम पढ़ाई करने जा रहे हैं ना इक्विलिब्रियम की, वो किसके लिए रिलेवेंट है। क्या वो रिवर्सिबल को सपोर्ट करती है या इरिवर्सिबल को सपोर्ट? तो क्या ये इरिवर्सिबल को सपोर्ट करेगी? सोचो, इरिवर्सिबल क्या होता है भाई? वो जो एक ही डायरेक्शन में जाता है, वो जो एक ही डायरेक्शन में जाता है। तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो इक्विलिब्रियम अटेंड होगा क्या?
नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल हमने एक रिएक्शन ले लिया, हमने लिखा एसिड प्लस बेस से बन गया क्या, सॉल्ट प्लस वाटर। बहुत तेजी से रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन है, तो क्या ये बैक जाएगा क्या? समझो अभी आपको समझ में आएगा। HCl प्लस NaOH क्या बन गया, प्लस। अब देखो दोनों में फर्क समझ लो आप, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, रिएक्ट करेगा, बहुत आयनिक रिएक्शन है, फास्ट होगी, प्रोडक्ट बन गया सॉल्ट आयनिक। और ये मैंने आपको अच्छे से बताया था कि NaCl के जितना स्टेबल सॉल्ट दुनिया में कोई नहीं। तो क्या ये फिर से रिएक्ट करेगा क्या? केवल पड़ा रहेगा पानी के अंदर, ये इसको इसमें सॉल्यूबल रहेगा लेकिन बैक रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये प्रोसेस कैसा हो गया, इररिवर्सिबल। तो इस केस में इक्विलिब्रियम वैसी कोई बात नहीं आएगी। इक्विलिब्रियम का समझ रहे हो कि इधर से उधर जाना, उधर से उधर जाना, बराबर हो जाना चाहिए। तो इस केस में इररिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन समझते हो, ये भी एक तरह की आयनिक रिएक्शन है। जैसे आपने लिखा AgNO3 और इसमें डाल दिया आपने NaCl, क्या बनेगा जरा बताओ तो, क्या बनेगा? अरे प्लस प्लस माइनस माइनस, क्या बन गया, AgCl प्लस NaNO3। और ये AgCl जो होता है ना, लास्ट में पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से। AgCl एक सॉलिड फॉर्म में बॉटम में जम जाता है, और जब बॉटम में कोई प्रोडक्ट जम जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, यानी वो अपने आप को अलग कर लिया है। अगर कोई ऑयली नेचर का है तो वो सरफेस के ऊपर आ जाता है, और अगर कोई भारी है तो वो नीचे आ जाता है। इसी को हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। तो क्या इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि भैया जो रिएक्शन है ना वो वन डायरेक्शन है। ये बनाएगा, ये बनाएगा ही नहीं। क्योंकि बनाएगा कैसे कि ये AgCl बन के तो नीचे बैठ गया और पानी आ गया ऊपर, जब मिक्स ही नहीं कर रहे तो रिएक्शन कैसे करेगा? समझ में आ गई? तीसरा पॉइंट है, किसी भी तरह का कंबस्शन, किसी भी तरह का कंबस्शन मतलब बर्निंग, फ्यूल का बर्न करना, लकड़ी जलाना, गोबर जलाना, गैस जलाना। आप सोचिए क्या जलाते हैं हम आज की तारीख में? कार्बन जलाते हैं। कार्बन को जलाते हैं, क्या डालते हैं हम? ऑक्सीजन। क्या बनता है? क्या इससे ये बनेगा क्या? क्या इससे ये बनेगा क्या? नहीं। तो पहली बात दिमाग में ये बैठ गई कि इररिवर्सिबल जो रिएक्शंस होती हैं उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट काम नहीं करता। सही है कि नहीं है बात? हाँ के ना? और इनकी पहचान क्या है? देखो अभी तक की जो रिएक्शंस होगी ना, आपने देखा होगा ऐसे लिखते हैं, कभी कभी हम ऐसे लिखते हैं A+B C+D, और कभी कभी ऐसा भी देखा होगा आपने, हो सकता है कम देखा हो, दोनों तरफ एरो होता है। तो जब दोनों तरफ एरो होता है ना, मतलब ये इधर जा रहा है, ये इधर भी जा रहा है, इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। जब रिएक्शन दोनों तरफ भागे तो उसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। और जब एक तरफ, जो जनरली हम लिखते हैं, वो होती है इररिवर्सिबल रिएक्शंस, उसको हम बोलते हैं कि इनमें इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं होता। आ गई बात समझ में? अब देखो एक चीज और देखना, ये जो एरो है ना, ये ऐसा नहीं होता है। केमिस्ट्री में एरो की बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रोड पे जाते हो ना, तो रोड पे क्या होता है, ये एरो दिखा रहा है, आपको जाना है तो आप एरो के अप्रोच कीजिए। एरो मतलब जिसका पॉइंट है ना, वो आपको डायरेक्शन दिखा रहा है कहां जाना है, टेल दिखा रहा है कि कहां आप खड़े हो। तो केमिस्ट्री में ये डबल हेडेड एरो, जो फुल हेडेड एरो होता है ना, वो डायरेक्शन को बताता है, इससे ये बन रहा है। लेकिन हाफ का मतलब क्या है? जब दोनों लगाएंगे तो हाफ लगाएंगे, ये इधर भी जा रहा है और ये इधर भी जा रहा है। ऑर्गेनिक में भी समझाया था कि जब इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो हाफ हेडेड लगाते हैं, और जब दो बॉन्ड का ट्रांसफर होता है, दो इलेक्ट्रॉन का, तो फुल लगाते हैं। यानी ये ऐसे नहीं है कि आप कभी भी कुछ भी लगा दो, हर चीज का एक रूल है। आ गई बात समझ में? चलो अब कुछ बात करते हैं हम रिवर्सिबल चेंजेस की। बताओ एग्जांपल, कोई एग्जांपल बताओ।
अमोनिया का। ये बहुत फेवरेट एग्जांपल है हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस क्या है कि नाइट्रोजन प्लस 3H2, नाइट्रोजन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो यहां हमने डबल एडेड एरो लगा दिया दोनों साइड, मतलब आप इन दोनों को मिला के ये बना सकते हो और इससे ये दोनों बना सकते हो। समझ में आ गई बात? मतलब आपको नाइट्रोजन चाहिए तो आप अमोनिया से बना लो, और आपको अमोनिया चाहिए तो आप किससे बना लो? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिला के बना लो। तो ये कहलाते हैं आपके रिवर्सिबल प्रोसेस। और इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बन जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसको हम हैबर प्रोसेस बोलते हैं। इसको तो याद ही कर लो आप, बार बार आएगा ये। और ये जो प्रोसेस है ना, ये H2SO4 बनाने का प्रोसेस है, क्योंकि SO3 बनने के बाद हम इसमें डाल देते हैं H2O। क्या बन गया? H2SO4। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्या कहलाता है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इनके नाम याद कर लो, ये बार बार आएंगे एग्जाम्पल में। तो क्लियर बात समझ में आ गई बच्चों कि रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम वाले होंगे और नॉन इरिवर्सिबल ऐसे होंगे जिनके अंदर इक्विलिब्रियम नहीं होता है। क्लियर है क्या बात? ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। अब हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं। मिटा दूं इसको सबको? हो गया यहां तक? देखिए ग्राफ से बताना है। ग्राफ क्या है कि आपने लिखा a प्लस बी से बना c प्लस डी, और c प्लस डी से बनता है a प्लस बी। तो इधर जाने का एक स्पीड होगा जिसको हम बोलेंगे रेट, लिखेंगे। देखो ये जो रिएक्शन है ना, ये वाली, ये कहलाती है फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या कहलाती है? फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये जाती है बैकवर्ड रिएक्शन। अब इक्विलिब्रियम किसको कहेंगे? इसमें एक चीज और लगा दो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो उस स्टेज को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे उसको? इक्विलिब्रियम। अब देखो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। आप एक ग्राफ बना रहे हो, यहां आपने मॉनिटर किया रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, ये बहुत डिटेल से क्लास 12th में केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, हर चीज एक चीज से जुड़ते जाएंगे तार, नई चीज आएगी फिर नया चैप्टर आएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकाला आपने, रिएक्शन स्टार्ट करी, उसको मॉनिटर कर रहे हो कि किस, जैसे गाड़ी नहीं चलती हमारी जो मोटरसाइकिल और कार होती है उसमें हमारे स्पीडोमीटर होता है, उससे हमको पता चल जाता है कि हम किस रेट से चल रहे हैं। अगर 60 किलोमीटर एक घंटे में गए तो हमारी स्पीड क्या हो गई? 60 किलोमीटर पर आवर। वो लिखा होता है उसमें, और एट ए टाइम जो ऑडोमीटर है वो बताता रहता है, सॉरी स्पीडोमीटर, कि आप अभी किस स्पीड से चल रहे हैं। तो ऐसे ही इसको डिटरमाइन करने का भी तरीका होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को मॉनिटर करो आप टाइम के साथ। कितनी रिएक्शन है हमारे पास? दो, एक है फॉरवर्ड रिएक्शन और एक बैकवर्ड। तो पहले जो शुरुआत तो हम यहीं से मानते हैं, ये मानते हैं कि शुरू में यही था, ये था ही नहीं, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? इसमें। ठीक है, तो देखो ये सबसे पहले रेट इसकी ज्यादा होगी आगे वाले की। अरे भाई पहले ये था तो यही बनेगा ना जाके, तो इसकी रेट ज्यादा होगी, ये ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, और यहां आके इसकी रुक गया। अब क्या हुआ, जैसे जैसे ये इसमें कन्वर्ट हुआ फिर ये भी बनने लग गया, तो ये भी बैकवर्ड मारने लगा। पहले क्या था इसका? कम, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, और बढ़ के एक पॉइंट पे ये दोनों साम इक्वल हो गए। तो ऐसा पॉइंट इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। कौन सा हो गया ये? इस कंडीशन क्या है, इस पे ये कंडीशन फॉलो हो रही है।
मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। ये हमारे लिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। ग्राफ जब आपको देगा तो इस तरह से आपको समझना है, ठीक है। ध्यान रखना ग्राफ में कौन सा बता रहा हूं मैं, रेट के कॉरस्पॉन्ड में ग्राफ बता रहा हूं, रेट के कॉरस्पॉन्ड में हमने ग्राफ बताया। अब देखो एक और बात है कि भाई ए आपने कुछ लिया, बी आपने कुछ लिया, क्या लिया आपने, ए की कंसंट्रेशन ली, है ना, कंसंट्रेशन ही तो बनाओगे आप, सॉल्यूशन बनाओगे ना। तो ए की कोई कंसंट्रेशन ली, बी की कोई कंसंट्रेशन ली, फिर जब सी बना तो वो सी की कंसंट्रेशन बनी। तो दूसरा ग्राफ देखो क्या है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ये ग्राफ कौन सा होगा, मान लो मैं ये ले लेता हूं, ये वाली रिएक्शन उठा लेता हूं, ये वाली रिएक्शन उठा लेता हूं। जब रिएक्शन शुरू हो रही है तो किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इन दोनों की, है ना। तो हमने लिया ये, मान लो ये नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ऐसे, ठीक है, और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ऐसे। शुरू में ये था क्या, नहीं था, अमोनिया 0, लेकिन जैसे ही बना कंसंट्रेशन ऐसे। तो कहने का मतलब है इसको ऐसे इक्वल जैसा मान लो आप। तो ये पॉइंट पे क्या हो गए, सारे के सारे क्या हो गए, पैरेलल। लेकिन एक बात समझो, कंसंट्रेशन सेम नहीं हुई है, कंसंट्रेशन सेम नहीं हुई है कि सब आके एक जगह रुक गए हैं, और इस स्टेज को बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम। बात समझ में आई। जब रेट ऑफ रिएक्शन करेंगे तो दोनों लाइन को मिला देना है, और कंसंट्रेशन के केस में एक फिक्स कंसंट्रेशन पे आकर वो रुक गए हैं, ना कंसंट्रेशन बढ़ रही है ना घट रही है। तो कंसंट्रेशन के केस में ग्राफ ये होगा, इसको लिख लेते हैं N2, इसको लिख लेते हैं H2, इसको लिख लेते हैं NH3। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। ठीक है, अब इस पे सवाल आता है, देखो देखो हमें ग्राफ दिया, आपसे कहा कि इनमें से पहचानिए कौन सा ग्राफ सही है। पहला ग्राफ हम खींच रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम। पहला ग्राफ, तीन तरह से हमने ग्राफ बनाया। एक ये बनाया तो रेट ऑफ रिएक्शन, और यहां ले लिया हमने टाइम। तो पहला ग्राफ देखो ये आया, ठीक है। एक दूसरा ग्राफ, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम, ये आया इस तरह से। तीसरा ग्राफ, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम, ये आया इस तरह से। समझो, पहले समझो, वोट पहले ही मत कर दो। दूसरा सेम ग्राफ हमने बनाया कंसंट्रेशन के लिए। पहला ये बना दिया, दूसरा हमने ये बना दिया, और तीसरा हमने ये बना दिया। ध्यान रखो फर्क क्या आ रहा है कि यहां हमने रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के साथ खींचा है, यहां कंसंट्रेशन और टाइम के साथ खींचा है। बताओ इनमें से कौन सा ग्राफ सही है, केवल एक ही सही है। रेट ऑफ रिएक्शन के कंसंट्रेशन में, कंसर्न में जो इक्विलिब्रियम होता है कब होता है, तो रिएक्शन का स्पीड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो इक्वल का मतलब एक लाइन पे आ जाना चाहिए दोनों। तो ये दोनों एक, देखो ये रुक गए लेकिन लाइन पे नहीं आए, तो ये गलत, ये गलत। कब देखोगे ये देखना है पहले, और ये वाला सही। लेकिन कंसंट्रेशन के केस में क्या है, कंसंट्रेशन कहती है आके रुक जानी चाहिए एक कंसंट्रेशन। तो यहां भी रुक गई, यहां भी रुक गई, भाई कांस्टेंट कर लिया ना, और यहां भी रुक गई, तो ये तीनों सही है। तो कंसंट्रेशन के केस में तीनों ग्राफ सही हैं जब आप इक्विलिब्रियम को समझाओगे, और रेट ऑफ रिएक्शन के केस में केवल एक ग्राफ सही। ठीक है, कल हम इसके बारे में, मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी डिटेल से स्टार्ट करेंगे। ओके।